हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पॉलिटी पीवाईक्यूज, जिसके अंदर मैं आपको यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और दोस्तों, इस सीरीज के अंदर आपको पीसीएस एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम और सीडीए एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आपको लास्ट 30 इयर्स के सोल्व करवा रहा हूँ। और सिर्फ दोस्तों सोल्व ही नहीं करवा रहा, मैं आपका ना लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। और तो और दोस्तों, सिर्फ आप इसके अंदर ना लॉजिकल माइंडसेट ही डेवलप नहीं कर लोगे, आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी ना दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करने से, कि आप आराम से अपना यूपीएससी प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। देखो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर ना हम इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कि भाई साहब प्रीलिम्स के लिए आपको स्टैटिक में जितनी नॉलेज चाहिए ना वो आपको मिल जाएगी। प्लस आप लॉजिकल माइंडसेट से भी क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओगे इस सीरीज के अंदर। देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नॉलेज से सोल्व होंगे सिर्फ, दैट इज की फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो। और कुछ होता है लॉजिक से, जहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, स्मार्ट गेसिंग लगाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। और कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों यूपीएससी अब ऐसे बनाने लगा है कि जहाँ आपको नॉलेज और लॉजिक दोनों ही चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तब जाके आप उन क्वेश्चन को सोल्व करोगे और तब जाके आपका प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर आपका ना ये सारा फॉर्म जो है मैं डर जो है खत्म कर दूंगा। और इसके अंदर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है ना आपके पॉलिटी के, इवन मॉडर्न हिस्ट्री के, कोई सा भी सब्जेक्ट है ना, उसका मैं माइंड में बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। अब ये माइंड मैप बेस्ड सॉल्यूशन से क्या होगा दोस्तों, देखो इन डायग्राम से, माइंड मैप से आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। प्लस दोस्तों, इस हर क्वेश्चन के अंदर ना आपको मैं वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन आपको यहीं मिल जाएगा, जहाँ जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बता भी रखा है कि इस वैल्यू एडिशन को करना क्या है आपको। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो जो भी वैल्यू एडिशन है आपको साइड में लिखते जाना है दोस्तों। और जब भी आप AIQ लगा रहे हो मेरे साथ, तो आपको हार्ड कॉपी में लगाना है दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं लगाना। ठीक है, अगर सॉफ्ट कॉपी में लगाओगे तो आपके पास आईपैड होना चाहिए या तो टैब होना चाहिए, जहाँ पर आप इसको स्क्रीनिंग वगैरह कर सको, ठीक है, लिख सको। वरना तो इसको आप प्रिंट आउट निकलवाओगे और ये पीडीएफ आपको जो है पीडीएफ, ठीक है, एक बच्चा बोल रहा था मेरे को, बताऊंगा क्या बोल रहा था। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, एक बात और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आता है, ठीक है। अब वो मेरे से पूछते हैं, सर इन टीचर ने ये बोला, उन टीचर ने ये बोला, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखो मैं यूट्यूब पर आया हूँ तो मेरा एक मकसद है यूट्यूब पर, और वो है थोड़ा कि भाई कम से कम रिवीजन सीरीज में ना, ठीक है, जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज है ना, ये मैं आपको पूरी टोटल फ्री में कराऊँ, और इसका 1 रुपया भी चार्ज ना लूँ, और ना मैं लूँगा दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं लूँगा। मैं 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को यूट्यूब पर, और मैं फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक किसी से भी 1 रुपया नहीं डिमांड किया, 1 रुपया भी नहीं। ठीक है, और मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ना करूँ। भगवान मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं आगे भी ना करूँ। बाकी दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में जितने भी टीचर्स हैं ना, ठीक है, या फिर कोचिंग वाले हैं ना, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, अब ये बिजनेस चला रहे हैं, इनका टारगेट होता है न्यू स्टूडेंट्स को टारगेट करना। ठीक है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इनको टारगेट करना। और इनको टारगेट इस तरीके से करना कि पहले ये दिखाएंगे कि हम तुम्हारे कितने बड़े हितैषी हैं, आपका एग्जाम क्वालिफाई करके ही मानेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो ना, तो आपका तो एग्जाम निकलवा ही देंगे, हम प्री तो निकलवा देंगे, मेंस भी निकलवा देंगे। इस तरीके से अपने दिखा देंगे आपको। ठीक है, और इनका काम कुछ नहीं होता, अपना मटेरियल बेचना होता है। ठीक है, अब मैं मटेरियल ही बोलूँगा, अपना कोचिंग मटेरियल इनको बेचना होता है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज वगैरह भेज देते हैं, और ये टेस्ट सीरीज के कोई फ़ायदे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए ना, तो इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पीवाईक्यू सोल्व करवा रहा हूँ आपको। और देखो दोस्तों, ये पीवाईक्यूज़ ना फ्री में कोई नहीं पढ़ा रहा आपको यूट्यूब पे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो भी लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आप। इसके लिए इतनी नॉलेज हो जाएगी ना, अब मेरे साथ कर लो ना आप, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे खुद मैसेज करके बताते हैं, ठीक है, इवन यूट्यूब पे भी, यहाँ पर वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर आप जिस तरीके से करवा रहे हो ना, आपका चैनल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। ठीक है, अंडररेटेड है, और बच्चे चाहते भी हैं कि अंडररेटेड रहे। उसका रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, जो मेहनत करेगा ना, उसी का रिज़ल्ट आएगा।
देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको मटेरियल मिले या ना मिले वो पढ़ते हैं, ठीक है जी? और देखो रिसोर्स तो हमेशा आपको एक ही रखना है। इसलिए जब भी मैंने पॉलिटी पढ़ाई ना आपको, तो मैंने रिसोर्स आपका लक्ष्मीकांत ही रखा। मेरा पूरा पॉलिटी का कंटेंट जो है ना, वो लक्ष्मीकांत से ही है। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई, तो मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट मेरा पूरा स्पेक्ट्रम से रहा, ठीक है? स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं गया मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा दिया आपको, प्री के लिए आपके, ठीक है? और पॉलिटी भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली प्री के लिए कंप्लीट करा दिया है, ठीक है? तो ये दोनों सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेगा दोस्तों, वो है आपका ज्योग्राफी, वो चल रहा है। इसकी मैंने 2 वीडियोज़ डाल दी है, तीसरी भी कल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो इसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर कर रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर मेरा जो मेन टारगेट है ना, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना। और ज्योग्राफी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर खासकर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो मेरा मेन टारगेट तो कंसेप्ट क्लियर करने का है ज्योग्राफी के अंदर। नोट्स सबके पास है आज के टाइम में दोस्तों। आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि किसी के पास नोट्स नहीं है, और नोट्स मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपके रिवीजन में जो है हेल्प मिल जाए आपको, ठीक है? फास्ट रिवीजन कर लो। और पीवाईक्यूज तो मैं सोल्व करवा ही रहा हूँ सबके, ठीक है? तो एक बच्चे का डाउट था कि एक सब्जेक्ट पकड़ो, तो यस अभी ज्योग्राफी चल रही है दोस्त, और पॉलिटी सीरीज चल रही है साथ में, दैट इज पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, ठीक है? तो पीवाईक्यू सीरीज तो चलती ही रहेगी, चाहे मैं कोई सा सब्जेक्ट करवाऊँ, ठीक है? जब तक मैं सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सोल्व नहीं कराया था आपको लास्ट 30 ईयर्स के, तो ये तो सीरीज कंटिन्यू रहेगी रहेगी दोस्तों, ठीक है? अब एक बात और जो न्यू है, भाई पॉलिटी का एवरेज बहुत अच्छा है, 15 क्वेश्चन का है, दैट इज 30 मार्क्स की जो प्रिपरेशन है आपको इसी सीरीज से हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्त? और एक बात और, फिर मैं कोचिंग वाले पे आता हूँ। देखो, उन्हें अपना कोर्स बेचना है, तो वो ये बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। फिर दूसरे बंदे के पास जाओगे, वो कहेगा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तीसरे के पास जाओगे, कहेगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैं क्या बताने वाला हूँ, जितने भी ये कोचिंग वाले हैं, समझ लो 10-15 जो फेमस हैं, ठीक है? या 25-30 जितने भी हैं, जो ये कॉमन चीज़ें होती हैं ना, इनके बीच में कॉमन मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि इन कॉमन चीज़ों से ही एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा। जो चीज़ हर बच्चा करता है, ठीक है? जो चीज़ हर बच्चा करता है, हर टॉपर करता है, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है? कोई भी मेरे पास तो कोई कोर्स नहीं है बेचने को, ठीक है? मैं तो सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो गाइडेंस मिलने वाली है दोस्त, वो समझ लो आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई आपको अच्छे से गाइड कर रहा है, ठीक है? और देखो जिन्होंने 2 अटेम्प्ट दे दी ना यूपीएससी के अंदर, उनको पता है कि मेरा जो मटेरियल है, वो कितना यूज़फुल है उनके एग्ज़ाम के लिए। देखो मैं आज इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे करनी थी ये बात, ठीक है? और एक बात और, अ, हमने ना पीवाईक्यू सीरीज़ के अंदर पॉलिटी के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया। आज हम कर रहे हैं यूनिट 4 जुडिशरी। तो जुडिशरी से रिलेटेड 31 क्वेश्चन्स अराउंड यूपीएससी ने लास्ट 30 ईयर से पूछे हैं, ठीक है? और एक बात और, 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, ये मैं ईयरली लगवाऊँगा आपसे, ठीक है? पहले तो मैं खुद बताऊँगा आपको कैसे करना है, फिर मैं इसको आपको ईयरली प्रैक्टिस करवाऊँगा। 2024 का पेपर, 2025 का पेपर, और उसमें दिखा दूँगा मैं कि आपने 2023 तक पेपर आपने सॉल्व कर लिए, 1993 से लेके, ठीक है? तो इससे कितनी नॉलेज गेन हो गई आपकी, और आपने कितने आसानी से इन दोनों पेपर को सॉल्व कर लिया, ये मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो जुडिशरी पे आते हैं और इनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है दोस्त? और कोई डाउट हो ना, आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन वीडियो के अंदर कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक? और क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अच्छा एक बात और, एक्टिव रिकॉल मेथड से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ हम एक्टिव रिकॉल मेथड से ना सब रिवाइज़ करेंगे, ए टू जेड चीज़ें। और देखो मैं अभी आपको दिखाऊँगा कि एक्टिव रिकॉल मेथड ना कितना यूज़फुल है, ठीक है? कितना इफ़ेक्टिव है आपके रिवीजन के लिए। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ना, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको प्री एग्ज़ाम में भी ना आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके अंदर ना जब भी स्टेटमेंट 2 आप पढ़ो, ठीक है? तो उसके अंदर ना अगर पूछे कि हाँ भाई स्टेटमेंट 1 का ये सेकंड रीज़न है या नहीं, तो आप बिकॉज़ लगाया करो, ठीक है? बिकॉज़ लगाओगे तब पता चलेगा कि हाँ, स्टेटमेंट सेकंड जो है फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है और उसका रीज़न भी है, ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं पहले। इसने बोला है इन इंडिया रीजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स with their own rules and regulations for day to day एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। अब देखो दोस्तों, जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आपको भी करना है। देखो यहाँ बात करेगी प्रिजन्स की, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स की।
फिर उनके खुद के रूल बताए गए हैं, रेगुलेशन बताए गए हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको ना ये पता होना चाहिए कि प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, या फिर कंकरेंट में आता है। तो ये आपको पता होगा कि हर एक स्टेट का ना अलग अलग प्रिजन्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। उनके पेरोल के भी रूल्स अलग अलग होते हैं, और पेरोल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है इससे पहले पीवाईक्यू के अंदर। और क्वेश्चन दोस्तों ये वहीं से ना इन्फ्लुएंस होकर बना है। इसे मैं इसलिए कहता हूँ, इन पीवाईक्यूज के अंदर ना पावर है। मैं दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन ना कम से कम 3 to 4 टाइम्स पहले ही पूछ चुके हैं यूपीएससी, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन रिपीट होंगे भी, ठीक है। चलो, तो आपको पता है कि प्रिजन्स क्या है, अब स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट ही उसके ऊपर रूल्स बनाएगी, है ना, अपने कानून बनाएगी, लॉज बनाएगी, ठीक है, रेगुलेशन लेके आएगी। तो ये तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट 2 देखो, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments। अब एक बात हो, मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और उसने बोला है कि हिस्टोरिकली देखोगे ना तो ये प्रिजन्स एक्ट आपको देखने को मिलेगा 1894 में, जिसने जो सब्जेक्ट था प्रिजन्स का वो रखा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रखा था। और इसका रीजन भी तो यही है, बिकॉज क्योंकि ये वहीं से इन्फ्लुएंस होके आज भी प्रिजन जो है स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया है। और आपको पता है कि भैया हमारा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड है बाकी सारे एक्ट से, लॉज से। तो ये स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट भी है और इसको एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1, मतलब ए, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट 2 अगर देखते कि यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर बोला होता कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता तो आपका आंसर अपना आप ही आ जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहाँ पर बोला गया है कि स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा इन्हें सोल्व करना होता है, ठीक है, छोड़ना नहीं होता नहीं क्वेश्चन को। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉजिकल माइंड से सोचना पड़ता है कि प्रिजन्स बोला गया है, तो प्रिजन्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट का है, ये रेजिडरी का है। अब ये रेजिडरी क्या होता है, जो तीनों सब्जेक्ट में नहीं है, जो बच गया वो रेजिडरी है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब एक बात और दोस्तों, मैंने आपको भी क्या बोला कि प्रिजन्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है और ये इन्फ्लुएंस होकर आया है पीवाईक्यू से ही, जहाँ पर पेरोल की बात करी गई थी, ठीक है, क्योंकि पेरोल भी प्रिजन से रिलेटेड ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई साहब कि पीवाईक्यूज को ना इस तरीके से सोल्व किया जाता है कि आपको इंटरलिंक भी करना है प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो पिछले सालों में जो लास्ट 30 ईयर्स में पूछे गए हैं उनसे आपको लिंक भी करके चलना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि यूपीएससी ना क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकती है, तो मुझे तैयार रहना है, ठीक है। देखो दोस्तों, पीवाईक्यूज ही हैं आपके पास सोर्स जो बताएंगी कि भैया यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और इसके अलावा कोई कोचिंग वाला भी नहीं बता सकता हो आपको, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विद रेफरेंस टू द रीट्स इशूड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। तो रीट्स के ऊपर है, तो अभी एक्चुअली रिकॉल करो कि सुप्रीम कोर्ट को रीट्स कौन सा आर्टिकल से मिलता है, और ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 32। अब हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल से मिलता है बताओ, आर्टिकल 226। ये फंडामेंटल राइट है नहीं, ठीक है, रीट्स इशू कर सकती है हाई कोर्ट, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 226। इसलिए कोई भी मतलब सिटीजन जो है डायरेक्ट अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकती, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो है ना, जो रेट इशू करने का जो पावर है वो ब्रॉडर है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अभी ब्रॉडर क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर बोला गया है कि स्पेशली आपको फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स का अगर ब्रीच होगा तब जो है रेट्स इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और अदर एक्सपर्ट्स के लिए भी कर सकती है, ठीक है। तो यही एक्टिव रिकॉल करना है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर के अंदर, इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आपका 2022 में आया है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्यों। अब देखो दोस्तों, मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस का मतलब अभी आपको कमेंट करना है और यहाँ पे लिखना है कि मैंडेमस का मतलब मैंने क्या पढ़ा था लक्ष्मीकांत के अंदर, 1 वर्ड वाला, ठीक है, कि ये कमांड बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है। तो ये आपको भी यहीं पे लिखना है, ठीक है। तो मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट एंट्रस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। तो बिल्कुल बात सही है भाई, मैंडेमस जो है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, प्राइवेट बॉडी के ऊपर नहीं ले सकती जब तक वो कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही हो, ठीक है, जो पब्लिक से रिलेटेड हो, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला तो बहुत ईजी है, कह रहा एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी, कैन बी है तो कैन बी दैट इज पॉजिटिव वर्ड में है। पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रेट ऑफ को वारंटो। को वारंटो आपने पता है कि इसके अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है, अगर उसके फंडामेंटल राइट एप्लीज हो रहे हैं, ठीक है, तो को वारंटो में कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोई भी पर्सन जा सकता है पेटिशनर, ठीक है, कोर्ट के अंदर टू ऑब्टेन रेट ऑफ को वारंटो। ये तो आपको पता ही है, आपने नेक्स्ट में पढ़ा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लिए एक वर्ड भी आता है, ठीक है, वो वर्ड बताओ कौन सा वर्ड है, ठीक है, और वो हैबियस कॉर्पस में भी लगता है, बताओ क्या है वो वर्ड। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर वर्ड ने वर्ड ही बता दिया तो फिर वो आंसर ही निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला ऑप्शन ना, यहाँ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसमें बोला है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो दोस्तों, इसने बोला मे बी वाले वर्ड जो है ना अधिकतर सही होते हैं। अब इसने बोला मे बी गवर्नमेंट कंपनी हो तब भी जो है मैंडेमस नहीं लगेगा एक कंपनी के ऊपर, और इसे ना यूपीएससी ने सही बोला है। अब देखो दोस्तों, जरा स्टेटमेंट 1 पढ़ो और 2 पढ़ो, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। कह रहे हैं भैया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंडेमस लगेगा अगर वो पब्लिक ड्यूटी कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि एक कंपनी है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, फिर भी उसके ऊपर मैंडेमस नहीं लगेगा। और देखो लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि भैया कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, पब्लिक पब्लिक ड्यूटी कर रही है तो उस पर मैंडेमस लगता है, और यहाँ पर यूपीएससी ने बोला नहीं लगता। तो इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर ये है वो डी है, ठीक है, 1 2 3। मैं आपको देखो माइंड मैप दिखाता हूँ इसका सेकंड वाले का, सेकंड ये रहा। तो देखो यहाँ पर मैंने इसे इनकरेक्ट दिया है, ठीक है, मैंडेमस के लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट कंपनी एज इट परफॉर्म पब्लिक फंक्शंस, मैंने बोल दिया ना यहाँ पर। और वैल्यू एडिशन में देखो दोस्तों आर्टिकल 32 है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को देता है रिलेटेड इसको करने का। आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट को देता है, और मैंडेमस का होता है कमांड, यही वर्ड में पूछ रहा था, ठीक है, कमांड है यानी को वारंटो में कोई भी चैलेंज कर सकता है, ठीक है, अगर वो कोई पब्लिक ऑफिस ही अनलॉफुली ऑक्यूपेंसी कर रहा है पब्लिक ऑफिस का, ठीक है, तो को वारंटो इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन भी जान लो और सेरोसरी भी जान लो, ये अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए लगता है, और हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन के लिए लगता है, ठीक है। और मैंने हैबियस कॉर्पस के लिए एक मूवी बताई थी तुम्हें, बहुत ही फेमस है, जय भीम करके, उसके अंदर हेबियस कॉर्पस में पूरा केस चलता है, ठीक है, तो ये फिल्म देख लेना है, बहुत अच्छी मूवी है, इसके अंदर बहुत नॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो दोस्तों, ये ना क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है, लेकिन इसके अंदर एक स्टेटमेंट यूपीएससी ने आपको ऐसा दे दिया कि जिससे आप इसे एलिमिनेट मारते हो ना, तो आपका आंसर अपने आप आया था 2022 में। और 2022 तक के पेपर ना इजी ही थे, 2022 तक के पेपर में मतलब बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं था, आपको लॉजिकल माइंडसेट रहना चाहिए था आपका, और नॉलेज होनी चाहिए थी। जो आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो आपका प्री आराम से क्वालिफाई हो रहा था। लेकिन ये पैटर्न चेंज हुआ है 2023 से, जब से कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है, जब से ऑनलाइन ऑनलाइन हो गई है एजुकेशन ज़्यादा, ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो यूपीएससी ने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया क्वेश्चंस का। सो अब आपको ज़्यादा तैयार करना है, आपको अपनी ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है दोस्तों, ठीक है, लॉजिकल माइंडसेट के साथ नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं आपको बताया था दोस्तों कि स्टेटमेंट 3 जरा पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखो दोस्तों, मैंने आपको ना 20 गोल्डन रूल्स की एक वीडियो दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको किन वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है, जैसे कि ये डिफाइन है। तो मैंने बताया था आपको दोस्तों कि जहाँ भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ये डिफाइन करता है, तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा, वही देखना पड़ेगा कि भैया सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बारे में कोई एक आर्टिकल दिखाई देगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो डिफाइन कर रहा हो कि क्या होगा ये क्या नहीं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन कर रहा हो सिविल कंटेम्प्ट को और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, या फिर क्या आएगा इसके अंदर। ये जुडिशरी का काम है, जुडिशरी ये देखती है, जुडिशरी बताएगी क्या क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा और क्या सिविल कंटेम्प्ट होगा, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट थी इज रॉन्ग। जैसे ही आप इसे कट मारते हो ना, तो आपके पास जो है आंसर आ जाता है कि भैया इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, ऑप्शन आप 50-50 पे आ जाते हो, तो आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट और ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको 1 और 2 को देखना ही नहीं है कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। वैसे भी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसने बोला परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच एन सन्याल कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड।
अब यूपीएससी ने आपको बता दिया कि एच.एन. सनिया कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास करने के लिए, तो पार्लियामेंट ने 1971 के अंदर एक्ट पास किया है, ठीक है। तो ये वैल्यूडेशन करना है आपको। और सेकंड देखो, इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो पनिश करे कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। तो एम्पावर वर्ड लिखा हुआ है कि भाई एम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तो पावर मिलती है, सबको ही मिलती है यार, पार्लियामेंट को ही मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। और ये ऑप्शन से पता चल भी गया है हमें, बस हमें 4 देखना है। 4 देखो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, कह रहा है इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखो दोस्तों, पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है हमारी आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉज बना सकती है, ठीक है। मतलब इवन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट लेकर आना है तो पार्लियामेंट ही करती है। तो पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट ला सकती है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर क्या कहते हैं लॉ नहीं बना सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट 4 भी इज करेक्ट, तो आंसर आएगा बी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है, जहाँ पर लॉजिक और आपका नॉलेज दोनों ही इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट बताने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये देखना है कि भैया कि यहाँ पर देखो बट है, ठीक है। तो बट वाले वर्ड में जहाँ पर कंपेरिजन हो, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, गोल्डन रूल्स की वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी तो, मैंने वहाँ बताया है कि किन वर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर कंपेरिजन करा जा रहा है ना, वहाँ पर यूपीएससी जानबूझ के कंपेरिजन करती है गलत करने के लिए ऑप्शन को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स। इसने बोल दिया भाई जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स होते हैं, लीगल फर्म्स होते हैं, उनको हम एडवोकेट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बट जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं, वो एक्सक्लूड हैं फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट्स। भाई गवर्नमेंट वाले को फायदा मिल रहा है, वो एडवोकेट कहलाएंगे, लेकिन वो प्राइवेट वाले नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई, तो गलत मारो ना भैया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग और आपका 50-50 पे आप आगे, ठीक है। अब इसने लिखा है बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन इन द रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। अब देखो दोस्तों, बार काउंसिल है, ये पूरी पूरी काउंसिल है, और इनके पास पावर नहीं होगी कि वो रूल्स बनाएं लीगल एजुकेशन के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस के लिए। करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। बार काउंसिल के पास ये पावर होती है, तो इसका आएगा आंसर बी। और मैं इसका 4 का ना आपको माइंड में भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखो। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है। आपको अंडर द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर एनी पर्सन एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल इज एन एडवोकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर एरिया ऑफ प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज, ठीक है, इफ एनरोल्ड आर एडवोकेट्स। अगर वो एनरोल्ड हैं तो वो एडवोकेट कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। और स्टेटमेंट 2 में देखो दोस्तों, सेक्शन 7 जो है एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961 का एम्पावर करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो सेट करेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज करेंगे लॉ कॉलेजेस को। तो सेकंड भी ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। मतलब फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें बोला है विथ रेफरेंस टू इंडिया। अब फिर कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, करेक्ट बताओ, ठीक है। 2021 का है और ये भी जुडिशरी के ऊपर ही क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना आपका ना, अगर आप मूवीज़ देखते हो ना, ठीक है, क्राइम मूवीज़ वगैरह, ठीक है, तो लॉजिकल माइंडसेट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और वहाँ के थोड़ा पेरिफेरल नॉलेज से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कैसे? अब देखो दोस्तों, इसने बोला जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी है, ये ध्यान रखना, जुडिशियल कस्टडी है मीन्स एन एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। देखो फिर कंपेरिजन करा गया और बोल दिया गया है, खुद ही ने बोल दिया है इस ऑप्शन ने कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि वो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के अंडर में आ गए हो, आपका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में क्या करोगे भाई, ठीक है। आप जेल क्यों नहीं जाओगे भाई, जेल जाओगे आप, ठीक है। मतलब आप नहीं, मतलब जो भी एक्यूज है वो जेल जाएगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन में रखने का नहीं है, पुलिस स्टेशन में ज़्यादा 24 आवर्स के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, जो भी एक्यूज है उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, फिर उसकी जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। और सेकंड वाला देखो, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, अब पुलिस ऑफिस जो है, जो इंचार्ज है, इन द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल बात सही है भैया, 24 आवर्स तक आप उसे पुलिस स्टेशन में रखो, फिर कोर्ट ले जाओ, फिर कोर्ट के अंदर जो है मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर देगा आपको उसे फॉलो करना है। मजिस्ट्रेट बोला कि भैया इसे रिलीज कर दो, तो रिलीज करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट बोला ठीक है,
आपने फिल्मों में देखा होगा, बोलते हैं कि भैया हमें रिमांड के लिए जो है 2 दिन दी जाए, 3 दिन रखा जाए, ठीक है? कब रिमांड में रखा जाए, पुलिस स्टेशन में या फिर जेल के अंदर, ठीक है? तो रिमांड के लिए जो है, जब पुलिस ऑफिसर को जब दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा पावर कि भैया जाओ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दो, तो यस तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा उसके ऊपर, ठीक है? तो विदाउट द कोर्ट अप्रूवल आप नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है जी? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है? फिफ्थ का बी। मैं फिफ्थ का बी आपको दिखा भी देता हूँ माइंड मैप के अंदर। तो भैया दोनों, पहला वाला गलत है, ठीक है? जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि अक्यूज है कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट के अंदर एंड इज लॉज्ड इन जेल और इन प्लेस स्पेसिफाई द मजिस्ट्रेट, नॉट इन पुलिस स्टेशन। पुलिस कस्टडी के अंदर होता है ये केस, जो है पुलिस के अंदर रखा जाता है, मतलब पुलिस स्टेशन रखा जाता है, ठीक है? 24 आवर्स के लिए मैक्सिमम, ठीक है? उसके अंदर अंदर आपको कोर्ट के ले जाने के अंदर, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा। और ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस कैन नॉट इंट्रोगेट द अक्यूज विदाउट द कोर्ट्स परमिशन, ये ध्यान रखना, ठीक है? द अक्यूज इज अंडर द कोर्ट कस्टडी एंड एनी एक्सेस रिक्वायर्स कोर्ट अप्रूवल, ठीक है जी? तो आपका सेकंड इज करेक्ट, दैट इज बी आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? 31 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई, बहुत लंबी वीडियोस हो जाती है ना? सो करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था ना, ये 2023 का था, 2021 के क्वेश्चन से वो इन्फ्लुएंस बना है, इन्फ्लुएंस हुआ है। मैंने कहा था ना, पेरोल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी में, ठीक है? और पेरोल आपको पता है ये प्रीजेंस में आता है, और प्रीजेंस आप इसने बोल दिया कि भैया प्रीजेंस जो है, सॉरी, प्रीजेंस जो है आपका स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको वहीं पे कर देना ना क्वेश्चन, ठीक है? तो ये देखो यहाँ बोला है, व्हेन प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ इज हर राइट, ठीक है? अब स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद के जो है ऑन प्रिजनर रिलीज जो है रूल्स हैं, ठीक है? पेरोल रूल्स के, दैट मीन्स कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि हर अलग अलग स्टेट के अंदर, हमारे 28 स्टेट्स है, तो हर राज्य के अंदर उनका खुद के पेरोल के रूल्स होंगे, खुद के प्रेजेंस के रूल्स होंगे। और आपने मूवीज़ देखी होंगी, साउथ के अंदर देखा होगा कि पेरोल मिलता है तो उसके साथ एक कांस्टेबल भी आता है, कहीं कहीं नहीं भी जाता है, तो वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग पेरोल के रूल्स होते हैं, ठीक है जी? तो वो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि भाई जब एक प्रिजनर जो है, मतलब अपनी जो भी उसको सजा मिली है और उसने सफिशिएंटली उसको मतलब अपनी सजा काट ली है, ठीक है? या फिर डिसिप्लिन में रहा है वो, तो उसको पेरोल जो है ना डिनाइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है? मतलब जो भी ऑफिशियल है उसको डिनाइड नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि इसका ये मैटर ऑफ राइट हो जाता है। अरे भैया मैटर ऑफ राइट क्यों होगा? क्यों एक प्रिजनर को हम राइट देंगे कि आपको पेरोल मिल जाएगा, ठीक है? और आपको हम डिनाइड भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? बहुत बड़ा मर्डर होगा तो पेरोल पे जाकर मर्डर कर दे तो, ठीक है? कट मारो, और ऐसा होता भी है, ठीक है? तो आंसर आएगा बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसने बोला एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी called back to seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। फैक्चुअल है, नहीं पढ़ा तो नहीं आता, पढ़ा होगा तभी आएगा, ठीक है? अब ये आप पढ़ते भी हो, जुडिशरी में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है? लक्ष्मीकांत में। अब सेकंड, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखो दोस्तों, यूपीएससी ने क्या करा, यहाँ पर बोल दिया एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अब आपको ये तो पता था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, ठीक है, कि वो रिव्यू कर सकते हैं अपने जजमेंट को, ये तो आपको पता है, ठीक है? लेकिन हाई कोर्ट के पास सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट करती है वैसे ही वाले पावर है क्या रिव्यू करने की? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है हाई कोर्ट से, और सुप्रीम के पास अल्टीमेट पावर है रिव्यू करने की अपने जजमेंट को, ठीक है? हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इसलिए यूपीएससी ने इस वाले को गलत माना, ठीक है? और मोस्ट ऑफ देम स्टूडेंट जो है ना इस वाले को सही मार के आएंगे कि यस उनके पास भी रिव्यू करने की पावर है, ठीक है? तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। और स्टेटमेंट 1 तो यार पूरा फैक्चुअल है, इसमें बोला है कि कोई भी जो रिटायर्ड जज है ना उसको कॉल बैक कर सकते हैं
अच्छा सुप्रीम कोर्ट का जज उसे दे सकते थे एज टेम्पररी, ठीक है। और ये ऐसा कौन कर सकता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है, लेकिन उसको प्रायर परमिशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर लिखा नहीं होता ना प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो गलत होता। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और इसका आंसर आ गया ओनली 1। और इसका मैं आपको माइंड में दिखाना चाहता हूँ दोस्तों वैल्यूडेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखो, हाँ देखो यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया नॉट सेम एज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन बहुत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड को भी, ठीक है। तो वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ पावर नहीं है। और आर्टिकल 128 के अंदर सीजीआई के पास हमने अलाउ कर रखा है कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिटायर्ड ऐसे जज को कि भाई आप ना एज अ सुप्रीम कोर्ट जज काम कर लो, अभी हमारे शॉर्टेज है, ठीक है, जजेस की, तो काम करो, ठीक है। तो आर्टिकल 128 भी याद रखना है आपको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख कर डरा मत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपके लिए ईजी हो जाते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है ना आप गलत भी नहीं कर सकते, है ना। अब इसने बोला करेक्ट क्या है, ठीक है। अब जो उसने बोला है भैया करेक्ट क्या है, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो स्टेटमेंट 2 पे। मैं तो भैया जैसे डिफाइन देखूंगा ना, तो सबसे पहले ऐसे वाले स्टेटमेंट जो है सबसे पहले करूंगा, ठीक है। तो इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है और डिटेल देता है, ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब आप लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर ये भी पढ़ते हो कि इनकैपेसिटी वर्ड और प्रूव मिसबिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, लेकिन बताया ही नहीं गया कि ये होगा क्या, इनकैपेसिटी क्या है, प्रूव मिसबिहेवियर क्या है, ये डिफाइंड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये बताया ही नहीं गया क्या होगा, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ना गलत हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि डिफाइन करता है, तो जरा आओ जरा ऑप्शन पे, सेकंड कट मारो, सेकंड कट मार दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड कदम सेकंड तो नहीं है यहाँ पर खैर, लेकिन हाँ आपको ये पता चल रहा है कि 3 तो करेक्ट है भैया, 3 तो सब में है, ठीक है। यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और यहाँ भी कॉमन है 3, तो 3 वाला तो इज करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। यही भी वैल्यूडेशन कर लो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर इम्पीचमेंट प्रोसेस डाल रखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट। अब फर्स्ट वाली पाओ, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन या फिर इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब देखो दोस्तों, जजेस इंक्वायरी एक्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। दैट मीन्स भैया इम्पीचमेंट प्रोसेस जब जजेस दे रखा है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर, तो ये बात तो सही है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर ये प्रोसेस भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर। आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना स्पीकर के ऊपर होता है कि वो रिजेक्ट करे या अप्रूव करे, ठीक है, ये स्पीकर के ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ कैन नॉट बी, तो ये गलत हो जाएगा, 1 इज रॉन्ग। तो 1 को भी कट मारो जरा, 1 को भी कट मारो, और आपका आंसर आ गया कि भैया 3 4 या 3 ओनली, ठीक है। तो फोर्थ पे आ जाओ एक बार और, कह रहा है इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस, ठीक है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बिल्कुल बात सही है, ठीक है भैया, बिल्कुल चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और बिल्कुल बात सही है, इसने बोल दिया कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, तब जाके इम्पीचमेंट मोशन जो है पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 एंड 4 इज करेक्ट। और देखो दोस्तों, यहीं पे आपको सीखना है। अब आपको इतनी सारी नॉलेज मिल गई, देखो जुडिशरी से रिलेटेड, तो आपको ये सीख तो रहे हो, आपका रिविजन ही तो हो रहा है, और आपके काम ही तो आएगा आगे जाके, इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। यूपीएससी और कहाँ से लेकर आएगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर थोड़ी चला जाएगा, लक्ष्मीकांत से बाहर थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। और ये प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम नहीं है, ठीक है, कि जो आपको आंसर लिखने हैं, यहाँ पर आंसर आपके सामने हैं, बस फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, मैंने आपको 50-50 पढ़ाया था, 50-50 बिस्किट नहीं, 50-50, दैट इज आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 में आता है ना आपको कौन से किसमें आएगा, डीपीएसपी में। आर्टिकल 50 में भैया सेपरेशन दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको याद किया था, 50-50 सेपरेशन कर दिया है किसका, एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, फ्रॉम द जुडिशरी, ठीक है। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो हिस्टोरिकली मैं पूछूं कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव,
किसने किया था? मॉडर्न हिस्ट्री में जरा पढ़ा दो मेरे को, बता दो। कॉर्नवालिस था क्या ये? कॉर्नवालिस था क्या इसने करा था? ठीक है, कौन सी ईयर में किया था ये बता दो जरा। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया दोस्तों, जल्दी फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट पूछा है। यहाँ बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर डिफाइन, देखो डिफाइन वर्ड तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा जहाँ पे डिफाइन यूपीएससी ने यूज करा है। और आपको तो पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है केशवानंद भारती कैसे आया है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। ठीक है, केशवानंद भारती कैसे आया है 1973, तो पहले तो था ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कि डिफाइन कैसे करेगा? तो कट मारो नहीं भाई, देखते साथ ही कट मारा, ये मारा कट, अजी पेन चल नहीं रहा मेरा, कट मार दिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने लिखा हुआ सेकेंड ऑप्शन के अंदर, प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेव गार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। एक बार बताओ, इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है, टू सेवगार्ड द सिटीजन्स ऑफ लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। अब मैं दोस्तों ये बोलूँगा कि भैया आप एक बात बता दो मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से आर्टिकल्स के अंदर जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रखी है जुडिशरी को? ठीक है, कि और जो एक बात हो, एक क्वेश्चन मेरा और है जुडिशियल रिव्यू के ऊपर ना, एक दो बार और क्वेश्चन आ रखा है यूपीएससी के अंदर कि ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? जरा यही बता दो मेरे को ऑप्शन के अंदर फटाफट। सो दोस्तों ना ये ना स्टेटमेंट 2 बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। यूपीएससी ने शायद ऑफिशियल आंसर की में इसे रॉन्ग माना है। ठीक है, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई प्रोवाइड नहीं करता जुडिशियल रिव्यू को, ठीक है, टू द जुडिशरी। ठीक है, और विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिसके ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है सिटीजन्स को राइट उनकी लिबर्टीज के लिए, ठीक है, उनके आइडियाज प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आपको माइंड मैप दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 13, 32, ठीक है, 226, 136, 141 और 142 इनेबल करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, और ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इन सारे आर्टिकल से जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है जुडिशरी को। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर ने या फिर यूपीएससी बोल सकती हो, इसमें स्टेटमेंट 2 को जो है रॉन्ग माना है। ठीक है, ऑब्वियसली आंसर किसकी यही है शायद। ठीक है, एक बार आप मुझे चेक करके बताना जरा, है ना। एक बात और, आपको अभी क्या करना है वैल्यूडेशन में, आपको पता है आर्टिकल 13 क्या है? ठीक है, डेरोगेटरी वाला, याद करो डेरोगेटरी वाला है ना, कि अगर कोई भी लोग डेरोगेटरी होगा कॉन्स्टिट्यूशन के तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, ये हो गया ना, तो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, है ना। और आर्टिकल 32 रेट्स इशू करने का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, 226 हाई कोर्ट का, 136 बताओ, 141 बताओ, और 142 इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे बता दो जरा फटाफट, है ना, ये क्या है। और बेसिक टीचर का डॉक्ट्रिन जो है इवॉल्व हुआ था कहाँ पर? केशवानंद भारती केस में, ठीक है, 1973 का। और की फीचर्स क्या है? तो भैया देखना जरा जुडिशियल मतलब बेसिक टीचर के अंदर क्या क्या आएगा, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, रूल ऑफ लॉ आएगा, ध्यान रखना रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पीवाईक्यू आ रखा है कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये ध्यान रखना। और जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है पावर टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये ध्यान रखना ये वाला कीवर्ड कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, कोई भी लॉ या फिर ऑर्डर, ठीक है, या फिर एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ये ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये चेक करते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 के अंदर, जिन्होंने बताया था इस केस के अंदर कि भाई जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी ध्यान रखना कि वो, ठीक है, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पॉलिटी सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो दोस्तों यहाँ पर ना नॉलेज से ज़्यादा लॉजिक लगेगा, नॉलेज से ज़्यादा लॉजिक लगेगा, कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 का यूपीएससी ने डी दे रखा है, आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर बी है डी है एक बार, है ना। चलो, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो दोस्तों यहीं पे आपको एक्टिव बिल्कुल करना है कि आपको मैंने डीपीएसपी के अंदर बताया था कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो है ये काम होगा, ड्यूटी होगा किसका? गवर्नमेंट का, या बोल सकते हो स्टेट पॉलिसीज होंगी। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन किसको दिया जाएगा इनमें से? ऑप्शन में तो ये है कि किसको दिया जाएगा फ्री लीगल सर्विसेज। कह रहा पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, तो भैया 1 लाख तो बहुत कम इनकम होती है, तो ऐसे पर्सन को तो मिलना ही चाहिए, लॉजिकल माइंड से लगाओ, 1 लाख तो बहुत कम होती है एक साल के लिए, तो ऐसे इनको तो मिलना चाहिए। 4 पे आओ, इसने बोला ऑल सीनियर सिटीजन्स, ठीक है भैया, अंबानी भी सीनियर सिटीजन में आने वाला है,
तो उसको भी दे देंगे फ्री लीगल एड सर्विस, नहीं ना। तो बहुत सारे अमीर अमीर हैं, बिलियनर हैं, मिलियनर हैं, सबको हम क्या फ्री लीगल सर्विस दे देंगे मतलब में, ठीक है, जितने भी सीनियर सिटीजन है पैसे वाले, तो ऐसे इनको तो नहीं देंगे। 4 एलिमिनेट मारो, जैसे आप 4 एलिमिनेट मारते हो तो आपको पता चलेगा कि 2 तो करेक्ट है भैया, 2 तो करेक्ट है कि भैया कोई भी ट्रांजेक्शन है इनका एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है तो उसको दे जाएगा, ठीक है। अब आओ कि जब 2 इज करेक्ट है तो आपको पता चलेगा कि 1 भी करेक्ट है, तो आंसर तो आ गया ना, 1 एंड 2। अब इसने बोला अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले की जो एनुअल इनकम होगी 3 लाख से कम उसको दिया जाएगा, तो यहाँ पर तो भैया ये व्यक्ति भी इंक्लूड हो गया ना, 1 लाख से कम वाला भी, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा अच्छा करेक्ट होगा कि भैया एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है, ये तो बहुत ज़्यादा गरीब इंसान हो गया ना, तो ऐसे कोई ना कोई देंगे। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ भी करेक्ट पूछा गया, ये मैं देखो हमेशा देखता हूँ कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, ठीक है। यूपीएससी गेम खेल लेती है, इसलिए करेक्ट और इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन मारा करो। सो नो हाई कोर्ट shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। अब ये बताओ, ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा नहीं कर रहा, मैंने कहा था ना आ रखा है क्वेश्चन 2019 में आ रखा है, इससे पहले भी आ रखा है, कह रहा किसी हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, जुडिक्शन ही नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बोलते। अब बताओ दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू की पावर अभी आपको मैंने दिखाया था कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है, तो बंदूक काट मारो ना। कह रहा एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर कट मारो, जुडिशियल रिव्यू की पावर है भैया सुप्रीम कोर्ट के पास, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है भैया, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। तो कैसे कैसे बोल सकते हो कि ये कोई अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्वेश्चन नहीं करा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है। और देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आया क्यों था, एनजेएसए एक्ट था ना, जिसे इनवैलिड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब ये था कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये 99 था क्या, जरा बता दो जरा मेरे को, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आंसर है डी। मैं इसको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का माइंड मैप, तो इसका आंसर आएगा डी। वैल्यू एडिशन के लिए 13 देता है कि स्टेट सेल नॉट मेक लॉज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। 32 के अंदर रेट इशू करने की पावर है, 26 के अंदर हाईकोर्ट के पास पावर है। लैंडमार्क केस देखने को मिलेगा आयर कोलो केस और स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का, जिसके अंदर 9th शेड्यूल लोगों के बारे में रिवाइवल करा गया था कि भैया जो 9th शेड्यूल के अंदर आएगा केस, किन किन केस के ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा और किन के ऊपर नहीं होगा, और इसके अंदर एक डेट डिसाइड करेगी, तो बताओ कौन सी डेट है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। हाँ, तो मैं एनजेएसए एक्ट बता रहा था ना अभी आपको, कि वो बताओ 1999 था या नहीं, तो 1990 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 देखो यहाँ पर, ये कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, क्योंकि वो वायलेट था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, दैट मीन्स कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो ये बिल्कुल सही है। और देखो दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दो जो दोनों के दोनों 2019 में आए हैं, ठीक है। तो कितना फ़ायदा मिलता है आपको, एग्जाम में दो क्वेश्चन नए हैं, एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, दैट इज जुडिशरी रिव्यू के ऊपर, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, 2 इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखो 44th अमेंडमेंट बोल दिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने इंट्रोड्यूस किया था एक आर्टिकल को, उसने पेश कर दिया था कि भैया प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे, ठीक है, या फिर प्लस प्रेसिडेंट डाल दो यहाँ पर, कि इनके इलेक्शन जो होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इलेक्शन के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट आता है या फिर इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस होती है तो। और ये देखो 44 से नहीं हुआ था, ठीक है, 44 ने दो और इसको मतलब वापस कर दिया था, ठीक है, मतलब इसे रिकरेक्ट कर दिया था, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। ये करा था 19 था वो सॉरी 39th एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है 39th में हुआ था, जिसने करा था इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने बोल सकते हो आप, ठीक है। और 44 तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, जनता पार्टी की, ये लेकर आए थे, और इन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट किए थे इसके अंदर वो। और एक बात और दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और 44th, इसके अंदर जो भी हुआ था ना आपको याद होना चाहिए, इसे एक पेज पे लिख के देख लो, ठीक है। जो भी इसके अंदर प्रोविजंस आए थे, कोई भी चेंजेस आए थे, इसे लिख लो एक जगह फटाफट, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आंसर आ गया आपका कि 2 तो करेक्ट है, इज रॉन्ग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 2017 क्वेश्चन है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, देखो मैंने कहा था जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन बहुत आए हैं, और देखो यही बात है, और स्टेटमेंट 1 पढ़ोगे ना तो यहाँ पे पहले दिखाया जाता है, मैंने बताया था आपको एक कीवर्ड जो है अंडरलाइन मानना है, द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और यही तो है जुडिशियल रिव्यू, अभी आपको पढ़ाया था
अब देखो ऑप्शन सेकंड बोला है द पावर जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, विजडम क्यों देखेंगे, ठीक है। तो कह रहा पावर जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी पास भी नहीं हुआ है, एसेंट के पास भी नहीं, एसेंट के लिए भी नहीं गया प्रेसिडेंट के पास, और उसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू करने की बात कर रहा है। अरे हटाओ इसे। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट इवन गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। अरे भैया ये जुडिशरी रिव्यू का पार्ट नहीं है, यही तो बोला है जजमेंट को रिव्यू करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो जजमेंट प्रोसीजर को रिव्यू करने का तो अलग बात है, ठीक है, वो तो है पावर, लेकिन जुडिशरी रिव्यू ये नहीं आता। जुडिशरी रिव्यू में आता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करेंगे लॉज की या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की, ठीक है। यह है जुडिशरी रिव्यू का पार्ट, ये बिल्कुल याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 ग्राम न्यायालय एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, बस पूछा गया है करेक्ट कौन सा होगा इनमें से। अब देखो दोस्तों यहाँ बोला है एज पर दी एक्ट, कह रहा है ग्राम न्यायालय एक्ट जो भी है उसके ऊपर, उस एक्ट के ऊपर देखे हुए, तो ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। यहाँ पर फिर से कंपेरिजन करा गया है, ठीक है, पावर्स के बीच में ग्राम न्यायालय के, और ये गलत होगा। मैंने कहा था जहाँ भी कंपेरिजन करे वहाँ आपको ध्यान रखना है। कह रहा भैया इनके पास सिविल केसेस का तो है पावर कि वो हेयर करेंगे, मतलब केस को सुनेंगे, वो देखेंगे, लेकिन क्रिमिनल केसेस के नहीं है, और आपको पता है कि दोनों ही केस देख सकते हैं वो। जैसे कट मारो द एक्ट अलाउज लोकल सोशलिस्ट एज ए मीडिएटर और रिकन्सिलिएटर्स। अब बताओ मीडिएटर बिचौलिया बना रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, तो सोशल एक्टिविटीज क्यों नहीं बन सकता, पार्ट बन सकता, नहीं बन सकता, यस, और है भी प्रोविजन इसके अंदर। तो आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसको नहीं पता, बताओ जरा, किसको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या प्रोविजन है, ठीक है, कि जैसे हमने जो सुप्रीम कोर्ट को ने इंडिपेंडेंट ना रखा है, ठीक है, कि वो अपने फंक्शन सही से कर सकें, ठीक है, उसको ऑटोनॉमी दे रखी है, तो ऐसे प्रोविजन आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, बस इसमें से आपको करेक्ट एंड रॉन्ग देखना है। कह रहा व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कह रहा जब भी आपको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ना कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसलिए ऑटोनॉमी दे रखी है हमने किसको, सुप्रीम कोर्ट को, इस तरीके से कि भैया जब भी आपको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट के जज, तो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करो, तब जाकर अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है जी। अब बोला स्टेटमेंट सेकंड में सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो कैन बी रिमूव्ड हो सकते हैं बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, और ये तो आपको बिल्कुल वेग दिखाई दे रहा है और गलत भी है। आपको पता है कि रिमूवल प्रोसेस अभी आप क्वेश्चन करे आपने, ठीक है, कि पार्लियामेंट करेगी, है ना, और उसमें मैंने तो बताया था स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है, रिमूवल करने के लिए, और आपको ये बताया था कि दोनों ही हाउस से पास होना चाहिए, है ना, और स्पीकर के पास भी पावर होती है कि वो एडमिट करे या ना करे, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस को। और अभी बताओ फिलहाल कौन सा किस हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल प्रोसेस अभी ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है, उसका नाम बताओ जरा कमेंट के अंदर व्यक्ति का, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम मत बताओ, लेकिन ये बता दो कि कौन से हाई कोर्ट से थे, ठीक है, और क्या केस था वो, है ना। तो सेकंड इज रॉन्ग, 2 सेकंड कट मारो, ठीक है। अब आओ थर्ड वाले बोला हुआ है कि जो सैलरीज होते जजेस होते हैं वो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड ऑफ द फंड ऑफ इंडिया होते हैं, टू विच लेजिस्लेचर जो है उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सही है। भैया हमने जानबूझ के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पेमेंट होती है उनकी, ठीक है, ताकि उनके पास कोई डर ना हो कि भैया कोई पार्लियामेंट्रियन जो है हमारे जो है सैलरी को कट सकते हैं, हमारे जो अलाउंसेस से कम कर सकते हैं, तभी तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो थर्ड तो करेक्ट है, जब थर्ड करेक्ट है तो इसमें भी दिख रहा है मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। कट मारो सी वाले ऑप्शन को। अब सी वाले ऑप्शन कट मार दिया दैट मीन्स की अब आपको चेक करना है कि 1 और 4 में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब फोर्थ वाले दिखा रहा ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर स्टाफ्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बताओ इसके अंदर कौन सी ऑटोनॉमी हो गई, फिर तो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी सारे ऑफिसर्स को, स्टाफ्स को, ठीक है, ड्यूटी से रिलेटेड, तो ऑटोनॉमी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो इसे तो कट मारो, क्यों, क्योंकि भैया गवर्नमेंट नहीं आएगा यहाँ पर आता है कि वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं ऑफिसर्स के, स्टाफ्स के, सुप्रीम कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, ना कि गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो फोर्थ इज करेक्ट, आंसर आ गया 1 और 3। और 1 तो देखो दोस्तों बहुत ईजी है,
कॉलेजियम सिस्टम आपने पढ़ा रखा है, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस की भी कंसल्टेशन चाहिए होती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, और ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ भी करेक्ट पूछा है, और यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर क्या आता है सुप्रीम कोर्ट के? अब ओरिजिनल हो, एडवाइजरी जुडिक्शन हो, ये आपको पता होना चाहिए कि हमने किससे लिया, ठीक है, और ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर कि जो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करिए ये कि उसके अंदर भैया या तो सेंटर होना चाहिए या तो स्टेट होना चाहिए, ठीक है, डिस्प्यूट के अंदर, या तो फिर स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ना, ऑप्शन 3 को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी। एक बात बताओ, यूनियन टेरिटरी को चला कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो चला रही है, तो इनके बीच में डिस्प्यूट आ रहा है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, तो ये थोड़ी ना ऑडियो जुडिक्शन में आएगा। जहाँ पर दो अलग अलग गवर्नमेंट हो वहां पर आ जाएगा ऑडियो जुडिक्शन के अंदर मामला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट्स, दैट मींस कि अलग अलग गवर्नमेंट है, 2 स्टेट्स हैं या फिर मोर स्टेट्स, अलग अलग गवर्नमेंट है, तो ये तो आएगा ऑडियो जुडिक्शन के अंदर। अब यहाँ देखो, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, अलग अलग गवर्नमेंट, ये भी आएगा ऑडियो जुडिक्शन के अंदर, ठीक है। तो 1 और 4 तो आपको दिखाई दे रहा है कि आंसर सही है, और थर्ड वाला तो आपने एलिमेंट मार ही दिया, तो थर्ड वाले को तो काटो, ठीक है। और आंसर देखो आपको मिल गया है, फिर भी मैं 2 वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। इसने बोला डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस और टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये भी गलत, ये ऑडियो जुडिक्शन में नहीं आता। ये बताओ किसके ऑडियो जुडिक्शन में आता है? ये हाई कोर्ट के आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आता है, ठीक है। ये भी कंसर्न स्टेट दिखेगा जहाँ पे इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर माल प्रैक्टिस हुई है, वो कंसर्न स्टेट दिखेगा, वहाँ का हाई कोर्ट देखेगी कि माल प्रैक्टिस हुई या नहीं, ठीक है। तो आंसर सी आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, इसने बोला हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव द जुडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, है ना, और यहाँ पर बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड मत करना। 2012 क्वेश्चन है, लेकिन अब के हिसाब से आपको ध्यान रखना है 2025 के हिसाब से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब कॉमन हाई कोर्ट था, लेकिन 2019 में दोनों को अलग अलग हाई कोर्ट दे दिया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो भी आपको इसके मैं माइंड मैप करके दिखा भी दूंगा। तो ऐसे ना आपको 3 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मतलब जो स्टेट है उनकी कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, और ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दे भी रखा है कि वो जो पार्लियामेंट मतलब दैट मीन्स कि हम कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। ये देखो मैं आपको वैल्यूडेशन दिखा देता हूँ, आर्टिकल 214 है कि भैया हाई कोर्ट्स होना चाहिए हर एक अलग अलग स्टेट के लिए, और आर्टिकल 241 के अंदर पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। करंट देखोगे तो मल्टी स्टेट हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलेगा इसका। और रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सेपरेट हाई कोर्ट मिल गए हैं 2019 में, ठीक है। एक बात और कि भैया महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, और ये तो यूनियन टेरिटरीज है ना, ये तो देखा ही नहीं है। अब ये देखो पंजाब और हरियाणा इनकी भी कॉमन हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ तो यूटी है, इसे हटा दो, ठीक है, और इसको तो अलग अलग मिल गया है, इसे भी कट मारो। अब देखो गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट था, ठीक है, इनकी कॉमन हाई कोर्ट है, असम जो नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, गुवाहाटी हाई कोर्ट इनका, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ द लॉ और फैक्ट। अब देखो दोस्तों, ये आ गया एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन। और एक बात आओ, एडवाइजरी जुडिक्शन हमने किससे लिया है? कौन सी कंट्री से एडवाइजरी जुडिक्शन की पावर दी है हमने सुप्रीम कोर्ट को? बताओ कहाँ से बोलो क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था कनाडा से, कनाडा से लिया था हमने ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये वैल्यूडेशन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या पूछा गया है एक बार देख लेते हैं, करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है ये, पूछा ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एडवाइस देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, मैटर ऑफ लॉ के ऊपर या फिर फैक्ट के ऊपर, बट ये खुद कर देगी, ठीक है, ऑन एनी मैटर, वो भी ठीक है, बस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। भैया खुद नहीं करेगी, जब प्रेसिडेंट मांगेंगे एडवाइस तब करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सेकंड, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, अब कौन है ही? तो ही यहाँ पर प्रेसिडेंट, ये सही है। कह रहा थर्ड, ओनली इफ द मैटर्स रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, कह रहा ओनली इफ, ओनली वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, कट मारो,
ओनली इफ नहीं, बस पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होनी चाहिए, जरूरी नहीं फंडामेंटल राइट्स की बात हो, ठीक है। तो सेकंड तो करेक्ट है, 1 और 3 गलत हो गया, ठीक है। तो 1 एंड 3 तो गलत हो गया, 1 गलत, 3 गलत और सेकंड ठीक है। और 1 एंड 2 के अंदर आपको देखना है, ठीक है। और 2 मैंने बताया था आपको दोस्तों कि सही है, ठीक है। सो 2 तो सही है और 1 तो गलत है, ठीक है। तो आगे आंसर 2। और इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 20, एक तो वैल्यू एडिशन दोस्तों ये करो कि भैया कौन सा आर्टिकल्स में एडवाइजरी सेक्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 1443 के अंदर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट में रेफर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट फॉर ऐसी ओपिनियन, ठीक है। और वैल्यू एडिशन क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि भैया एक तो ये देखना है कि ये जो एडवाइस जुडिक्शन के अंदर जो एडवाइस है, ठीक है, जो एडवाइस है सुप्रीम कोर्ट क्या मना कर सकती है प्रेसिडेंट को देने के लिए, ठीक है। तो हाँ कर सकती है, ठीक है। लेकिन कहाँ बाइंडिंग हो जाएगी एडवाइस देने के लिए, एडवाइस देने की बात कर रहा हूँ मैं, एडवाइस देने के लिए कहाँ बाइंडिंग हो जाएगी, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बना था, ठीक है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट को जो है एडवाइस देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। अब एक बात और, ये जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, क्या प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो जाएंगे इस एडवाइस को मानने के लिए? नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है कि वो हाई कोर्ट का जो भी एडवाइस मिला है उनको वो उसको फॉलो करें, उसको वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के पास, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये आपको वैल्यूडेशन रखना था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, तो ऑप्शन पढ़ो मेरा। कह रहा एवरी लोक अदालत कंसिस्ट आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। अरे भैया, कह रहा है लोक अदालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होंगे ओनली, और कोई अदर पर्सन होगा नहीं। अरे कट मारो भैया, इंटरमीडिएट्स भी होते हैं भैया, ऐसी बात तो नहीं है, ठीक है। और भी होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल। देखो वही ग्रांड मैले वाले एक्ट के अंदर भी बताया था मैंने कि ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। देखो पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस्ड है वो भी, तो दोनों ही कर सकते हैं लोक अदालत भी, ठीक है। ग्रांड मैलेज भी और दोनों ही कर सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही दे सकते हैं। तो बी भी गलत हो गया, रॉन्ग हो गया मतलब। ये देखो क्या लोक अदालत हैज अ जुडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। देखो दोस्तों फिर कंपैरिजन, और कंपैरिजन वाले मैंने बताया गलत होते हैं। इसने बोला प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही देख सकते हैं जब तक केस गया नहीं कोर्ट के अंदर, ऐसे के ऊपर ही जुडिक्शन होता है लोक अदालत का। स्टेटमेंट 1 के अंदर ये बोल रहा है, फिर बोल दिया गया, ठीक है, स्टेटमेंट को चेंज करा गया। लेकिन ऐसे इसको नहीं कर सकते जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, गलत बात है। कोर्ट के अंदर पेंडिंग वाले केसेस को भी लोक अदालत जो है हेयरिंग कर सकती है, उसके ऊपर वर्डिक्ट दे सकती है, ठीक है। अब तो जब तीनों ही गलत है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मे बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट, कह रहा है भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन क्यों होगा? 2009 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है या रूल ऑफ लॉ है वो हमारे बेसिक नेचर का पार्ट है। तो देखो भैया, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम पार्ट थर्ड प्लेसेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको रिमूव कर रही है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी को रिमूव कर रही है, जो हमारे बेसिक नेचर का पार्ट है इसको हटा रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकती है, ये ठीक है बिल्कुल। बाकी वाले तो बिल्कुल बेकार वाले, मतलब लाइनिंग वगैरह जो भी है स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। और ये दोस्त मतलब क्या है, अगर आपने पीआईएल के बारे में पढ़ा है तो आप कर लोगे, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ा है तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 2008 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बस आपको वैल्यूडेशन करना है कि पीआईएल जो है हमने लिया कहाँ से था, कौन सी कंट्री से लिया था, ये आपको वैल्यूडेशन करना है, ठीक है। आप स्टेटमेंट देखो, यहाँ बोला जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कह रहे थे ये वी आर गियर कृष्ण अय्यर जो चीफ जस्टिस इंडिया के। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। कह रहे जस्टिस ऑफ आएंगे, देखो आएंगे तो रिसेंटली आएगा, रिसेंटली केसेस में ऐसा आएगा, ठीक है, जिनके नाम आपको पता होंगे। कह रहे जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर is considered as the one of the progenitors of the public interest litigation in the Indian judicial system। अब देखो दोस्तों,
यहाँ लिखा हुआ वन ऑफ द प्रोजिनेटर से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम के। आप देखो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है ना यूपीएससी ने करेक्ट करने के लिए डाला था कि वन ऑफ दी है, ठीक है, वन ऑफ दी है, ठीक है, दैट मीन्स और भी है। तो 23 का हम एक बार माइंड में देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा जी, तो बिल्कुल सही है, वो प्रोजेनेटर है वन ऑफ दी, क्योंकि यूपीएससी ने ठीक करना था उसको, ठीक है, तो इसलिए वन ऑफ दी डाला। अगर डालते कि मेन प्रोजेनेटर तो गलत हो जाता, या फिर ओनली प्रोजेनेटर बोलते तो गलत हो जाता, ठीक है। और एक बात और, ये बात सुप्रीम कोर्ट जज थे लेकिन सीजीआई नहीं थे, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ठीक है जी। और कौन कौन था, कृष्णा अय्यर थे, भगवती थे, जो पीआईएल के मतलब प्रोजेनेटर थे, ठीक है, जस्टिस भगवती की ध्यान रखना इनका नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पहला गलत है, 2 इज करेक्ट है, आ जाओ। और कहाँ से लिया था पहले, ये भी ध्यान रखना कौन सी कंट्री से लिया था। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, तो इसके अंदर देख लेते हैं करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो करेक्ट पूछा गया है, आगे आओ। The mode of removal of the judge of a high court in India is same as that of removal of the judge of the Supreme Court. अच्छा जी, बिल्कुल बात सही है भैया, तुम सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल करो या हाई कोर्ट का रिमूवल करो, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ a high court कैन नॉट बी प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। कह रहा भैया जब रिटायरमेंट हो जाएगा ऑफिस से किसी परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट का, ठीक है, तो वो कहीं प्लीड नहीं कर सकते, एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, है ना। और बिफोर और एनी अथॉरिटी इन इंडिया, मतलब कोई भी अथॉरिटी के खिलाफ है ना इन इंडिया। तो इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। और 2007 का क्वेश्चन है ये दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आपको तो फर्स्ट वाला पता था, बहुत ईजी था कि भैया हाँ सेम पावर दी रखी है, ठीक है, कि जैसे हाई कोर्ट का जो रिमूवल होगा वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का जैसा होगा वैसे हाई कोर्ट का भी होगा। और आर्टिकल 208 में देखा है, अप्लाइज आर्टिकल 124 के अंदर भी देखा है कि सेम इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो एक बात और, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर बोल रखा है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और 218 हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए। और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर प्रोसेस डाल रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। अब एक बात और, जिसने बोला था कि प्लीड नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस। तो आर्टिकल 220 कहता है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट के अंदर, बट इन सेम हाई कोर्ट के अंदर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैलिडेशन करना है और याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ये गलत है, तो 24 का फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट पूछा गया है। यहाँ बोला पार्लियामेंट कैन नॉट enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to that conferred by the Constitution, ठीक है जी। एक बात बताओ, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती, इसने बोला एनलार्ज करना जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और लेकिन इसने बोला नहीं कर सकती, दैट मीन्स कि नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जो जुरिडिक्शन है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्ड है। तो पता पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती यार, इसे कट मारो। द कह रहा है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न चीफ जस्टिस। देखो क्वेश्चन ये देखो, पीवाईक्यू से इन्फ्लुएंस था ना, जो मैंने आपको इससे पहले करवाया था कि ऑटोनॉमी के लिए हमने क्या क्या कर रखा है हाई कोर्ट के जजेस के लिए, ठीक है। तो कह रहा है भैया ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट जो कोर्ट के होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, तो वो कंसर्न चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा वो चार्ज होगा किसके ऊपर, कंसोलिडेट ऑफ इंडिया के ऊपर। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जजेस के होते हैं, जजेस के जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस है उनका है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से उनको सैलरी मिलती है। लेकिन कंसोलिडेट फंड ऑफ जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, उनकी पेंशन जो है बताओ कहाँ से दी जाती है। इनकी सैलरी जो है कंसर्न स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाएगी, लेकिन इनके जो पेंशन है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सीएफए से दी जाएगी, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। और एक बात और, इसने बोला है यहाँ तो बहुत सही बोल दिया कि हाँ अपॉइंटमेंट तो कंसर्न जस्टिस का चीफ जस्टिस करेगा, लेकिन जो उनके एक्सपेंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। कट मारो ना दोस्त, बिल्कुल कट मारो। जब उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर है तो इंडिया से कैसे हो जाएगा,
तो कट मारो ना भाई, इतना वेग स्टेटमेंट है। और फट वाला भी गलत है, तो इसका आंसर डी नहीं होगा क्या? 25 का एक बार देख लेते हैं। ये देखो इसके अंदर जो है ना मेरे हिसाब से गलत ही रखा है। यहाँ पर ना, यहाँ पर बात की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का केस होता ना तो ठीक था, लेकिन ये हाई कोर्ट का बोल दिया ना, यहाँ पर देखो हाई कोर्ट्स, ठीक है। अगर इंडिया का बोला ठीक होता, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पर डाला, ये बात आपको पहले बता दी, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट का जो सैलरी है वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स दी जाती है, उनकी पेंशन दी जाती है इंडिया के, ठीक है जी। तो ये गलत होगा, इसका आंसर होगा डी। बाकी मैं एक बार ऑफिशियल आंसर किसी भी आपको इसे चेक कर देता हूँ, है ना। तो दोस्त बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है यहाँ पर, तो ठीक हो सकता था। क्योंकि देखो दोस्तों, जो कंसर्न स्टेट है ना, उसके स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही उनकी सैलरी पे होती है। बाकी जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी पेंशन इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 26, द पावर टू एनलार्ज जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with respect to any matter including the union list of the legislative power rest with, कह रहा पावर टू enlarge jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter in the union list legislative power किसके पास होती है? तो बताओ जरा दोस्तों, पार्लियामेंट के पास नहीं होगी, किससे होगी? और 2003 का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन देखो 2005 के अंदर आया है कि भैया कि पार्लियामेंट इलाज नहीं कर सकती है, यहाँ पर बोल भी दिया है कि इलाज कर सकती है, 2003 में आया हुआ। देखो इसे कहते हैं पावर पीवाई के दोस्त, ठीक है, पावर पीवाई क्यों है? 2003 में क्वेश्चन आया कि इलाज करने की पावर किसके पास है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उनकी जुडिक्शन की, तो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। 26 का मैं माइंड मैप भी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ जल्दी हो जाए, मैं भी चाहता हूँ कि भाई मेरे को और भी लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, वो भी करना है, तो उनका काम पे भी करना है ना। तो आर्टिकल 138 के अंदर बोल रखा है पार्लियामेंट कैन कन्फर एडिशनल जुडिशियल पावर बाय लॉ, ठीक है, ठीक है। और क्या वैलिडेशन कर सकते हो? तो आर्टिकल 138 याद रखना, बस एनालाइज कर सकते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो 2003 के अंदर बोल दिया कि हाँ एनालाइज कर सकती है पार्लियामेंट, और यहाँ पर बोला नहीं कर सकती 2005 में। देखो इसे कहते हैं यूपीएससी ने खुद आपको गिफ्ट दे दिया, ठीक है, 2 मार्क्स का। चलो अब देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये आपको देखना है, यूनाइटेड स्टेट से हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन देखो पीआईएल के ऊपर, यहाँ पर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, 1997 क्वेश्चन है ना। और पीआईएल के ऊपर क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको कराया था ना पीआईएल, ये रहा 2008 के अंदर क्वेश्चन आया है पीआईएल के ऊपर ही, ठीक है। और 1997 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है पीआईएल के ऊपर। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए से हुआ था ओरिजिनेट, ठीक है। 27 का माइंड मैप आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा, ये देखो जी यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ था, ठीक है। और वैल्यू एडिशन में ध्यान रखना, वहाँ पर लैंडमार्क कैसे हुआ था यूएस के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इंडिया पायनियर एंड एक्सपेंडेड द पीआईएल मॉडर्न फॉर्म बट कोर कंसेप्ट इज रिलेटेड एल्सवेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इंडियन एवोल्यूशन में पीएन भगवती का नाम आएगा, और वीआर किसने ईयर का नाम आएगा, मैंने आपको करवाया था अभी। और क्या देखना है इसके अंदर, और वैल्यूडेशन में ये लैंडमार्क चीज का ध्यान रखना, पीआईएल का है जहाँ पर यूज हुआ था। जैसे विसा का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशलाइजेशन बाय पीआईएल हुआ था ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया, 28 पे आते हैं। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है दोस्त। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ विलफुल डिसोबीडियंस और नॉन कंप्लायंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर्स, यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब इसने ये नहीं बोला कि सिविल कंटेम्प्ट होता है या क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, लेकिन बोल दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो ये बिल्कुल इजी है, इजी है, हाँ बिल्कुल सही, होता है भैया, होता है। विलफुल डिसोबीडियंस कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस कर रहे हो कोर्ट ऑर्डर्स का, और डेरोगेटरी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हो और द जुडिशियल बिहेवियर के बारे में, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं बोला सिविल में आएगा या क्रिमिनल में आएगा, ये तो नहीं बोला, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बोल दिया, तो हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, ठीक है। अब रीजन दिया इसने है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद punitive powers to punish the contemptuous behaviors। अब देखा दोस्तों, बोला है कि भैया जुडिशियल एक्टिविज्म वाला काम जो है ना कर नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक हम जुडिशरी को ये पावर नहीं देते कि इनको ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, या इसका
बिकॉज वाला आंसर होगा क्या, करेक्ट होगा या नहीं है, हो या नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं। उस पहले वाले में बोला है कि ये सब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा, लेकिन इसमें बोल दिया कि जब तक हम नहीं कर सकते, जब तक अगर प्रैक्टिस करनी है इसको, इस काम को, तो ये कोर्ट के पास पावर होना चाहिए। तो दोनों ही ट्रू है दोस्त, कि हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा, 1971 के अंदर डिफाइन भी कर रखा है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, ठीक है, पार्लियामेंट ने करा था ये पास करके। और कोर्ट नीड टू कंटेम द पावर टू एनफोर्स द ऑर्डर एंड मेंटेन अथॉरिटी, बिल्कुल बात सही है, अगर नहीं करेंगे तो कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करने वाला, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो बहुत करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर बोला हुआ वन वाले में कि कंटेम्प्ट कोर्ट के अंदर आएगा, ये नहीं बोला गया है कि वो इसलिए आएगा कंटेम्प्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 29, और हमारा ये क्वेश्चन सारे होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो इसका आंसर भी था, कह रहा भैया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कीवर्ड को अंडरलाइन करो। कह रहा डिस्ट्रिक्ट जज सेल नॉट इंक्लूड नहीं होगा। बताओ डिस्ट्रिक्ट जज कौन कहलाते नहीं है, तो ट्राइब्यूनल जज नहीं कहलाते, आपको पता है कि ट्राइब्यूनल अलग होते हैं, ठीक है। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, सेशन जज भी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, चीफ जज ऑफ स्मॉल कोज कोर्ट का भी जो जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, बट ट्राइब्यूनल तो अलग होते हैं। आपको बताओ ट्राइब आर्टिकल कौन कौन से हैं ट्राइब्यूनल के लिए, है ना, जल्दी बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो दोस्तों, इसने बोला व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स करेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर, तो वही सब्जेक्ट क्या होगा। तो देखो हम डी ऑप्शन से पढ़ेंगे, कह रहा है स्पेशल पावर जो है प्रोवाइडेड करी गई है टू द चीफ मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड। अरे भैया कितना गलत है, चीफ मिनिस्टर की पावर देंगे जुडिशरी के मामले में, हटाओ इसे। कह रहा है डिस्क्री पावर जो रखी है गवर्नर को ऑफ द स्टेट को, इस केस के अंदर हटाओ डिस्क्री पावर, गवर्नर क्या करेगा भाई जुडिशरी के अंदर। कह रहा है स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भैया काम कर रहा है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर, तो हाई इंडिया का जो चीफ जस्टिस इसमें क्या करेगा भैया, क्या रीड जुडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, तो वो रेट इशू कर सकता है किसी अदर जजेस के हाई कोर्ट का, ठीक है, के ऊपर, ठीक है, अपना अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का होगा आंसर ए। मैं इसको माइंड में पे दिखा देता हूँ, ये रहा। तो अदर जजेस कैन इशू रीड्स अगेंस्ट चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है। सो आर्टिकल 226 के अंदर लिखा है एससी कैन इशू रीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन अथॉरिटी, ठीक है जी। और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को। लास्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का जुडिशरी के अंदर जो क्वेश्चन आया आपका 1994 के अंदर, इसके बाद पीसीएस के हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और ये तो बहुत इजी होते हैं, अगर आपने यूपीएससी को सॉल्व कर लिया तो पीसीएस की भी सॉल्व कर जाओगे, सीएपीएफ और सीडीएस की भी कर लोगे, ठीक है जी। और सीएपीएफ और सीडीएस के क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले हमारा टारगेट है यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है, क्योंकि ये तो भैया यूपीएससी से नीचे लेवल के होते हैं और ये आप भी कर लोगे, ठीक है जी। अब आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवाइजरी जुडिक्शन, फिर आगे एडवाइजरी जुडिक्शन के ऊपर फिर आपको आर्टिकल याद आ रहा होगा, आर्टिकल 143 ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। कह रहा है इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू बाय द प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता कि वो जुडिक्शन दे, मतलब एडवाइजरी दे प्रेसिडेंट को, अगर कोई मैटर जो है रेफर करा है प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशन वाला उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग हो जाता है अपना एडवाइस देने के लिए, ठीक है, लेकिन सब केस में नहीं होता, तो इसको कट मारो, वन कर कट मारते हो तो आप 50-50 पे आते हो, यही पता चल जाता है 2 इज करेक्ट है, ठीक है। तो द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड इट अंडर इट्स पावर ऑफ द एडवाइजरी जुडिक्शन। कह रहे सुप्रीम कोर्ट का जो है ना फुल बेंच जो है किसी भी रेफरेंस को मेड कर सकता है, ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर, तो बात ठीक है। अब आते हैं 3 और 4 के ऊपर, कह रहा ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट on an reference under the advisory jurisdiction is not binding on the government, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या not more than one reference at a time can be made to the supreme court under its power of advisory jurisdiction। कह रहा एक मैटर से ज़्यादा मत दो, अरे ऐसा क्यों भाई, 2 3 4 कर सकती है सुप्रीम कोर्ट काम, तो 2 and 3 इज करेक्ट सी। तो इसका 31 का मैं आपको माइंड मैप भी दिखा देता हूँ, हाँ तो 2 and 3 इज करेक्ट, ठीक है जी। और आर्टिकल 143 आपको बिल्कुल याद होना चाहिए दोस्त, प्रोसीजर दे रखा है, नॉट बाइंडिंग दे रखा है, ठीक है। तो हमारे यूपीएससी के सारे क्वेश्चन जुडिशरी के हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा यूनिट 5 से, अब मैं दिखा भी देता हूँ। और दोस्त अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अंदर डाउट आ रहा है ना, आपको समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, तो मैं सब पूछ सकते हो जब मर्जी,
मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करा करो, तभी तो को मज़ा आएगा ना पढ़ने में। तो यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, सेंटर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव पर जो क्वेश्चन आ रखे हैं इनको। फिर यूनिट 6 करेंगे, यूनिट 7 करेंगे। ऐसे ही मतलब अब 3-4 वीडियोस और आएंगी, इसके अंदर हमारे सारे पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे A to Z, जो लास्ट 30 ईयर्स हैं यूपीएससी ने पूछे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, बाय।